नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये स्थूल पदार्थों के गुण, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कहाँ तक खत्म किया था? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको विकृति बताई थी, कई टाइप की। प्रतिबल बताया था, प्रतिबल के कई टाइप बताए थे, फिर विकृति के कई टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? आज उसके आगे हमको पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है हुक का नियम। क्या? हुक का नियम। अच्छा, प्रेस करने के लिए कपड़ा अभी शायद तो चलिए शुरू करते हैं हुक का नियम। हुक का नियम। क्या है हुक का नियम? किसे कहते हैं हुक का नियम? हाँ, कुछ तो जानते होंगे, इंटर में पढ़ा होगा। हुक का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं होगा। चलिए, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, मैं आपको बताता हूं। हुक का नियम, ये नियम कहता है कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। ये नियम कहता है, यानी ये कहता है हुक का नियम कि प्रतिबल और विकृति के बीच अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिबल जितना ज्यादा होगा विकृति उतना ज्यादा होगी। प्रतिबल का मतलब वही जो बल लग रहा है, चाहे दबा के लगा रहे हो चाहे खींच के लगा रहे हो, मैं आपको समझा चुका। तो इसका कहने का मतलब है कि बल जितना ज्यादा लगेगा विकृति उतना ज्यादा होगी। विकृति का मतलब होता है वो चीज बेकार हो जाना। जैसे बाल थी, बाल में बल लगा के जब दबाएंगे उसको तो बाल पहले गोली थी, चपट जाएगी। यानी बाल कुल मिलाकर के जब तक बल लगा हुआ है बेकार हो गई। हाँ, वो अपनी गोली आकृति उसकी बेकार होकर के चपटी आकृति में बदल गई। तो विकृति का मतलब होता है खराब हो जाना, बेकार हो जाना। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं फला व्यक्ति बहुत विकृत मानसिकता का है। हाँ, तो विकृत से ही विकृति बना हुआ है। फला व्यक्ति बहुत विकृत मानसिकता है मतलब कि फला व्यक्ति बहुत खराब मानसिकता का है। और उसी प्रकार से जैसे आटे की कोई गोली बनाइए, उसको फिर अगर करके उकर देंगे तो चपट जाएगी। अब गोली चपटी हो गई तो कुल मिलाकर के उसमें विकृति आ गई। तो वही कह रहा है कि प्रतिबल जितना ज्यादा होगा विकृति उतना ज्यादा होगी। जैसे चलिए इसको समझ लेते। जैसे मान लिया ये है एक आटे की गोली। क्या है? आटे की गोली। इस पर आप बल लगा करके दबा रहे हैं। देखिएगा जब थोड़ा सा लगाइएगा, मान लिया ऐसे उंगली रख के ऐसे करेंगे तो बस हल्का सा यहीं पर कहीं बेकार होगा बात। थोड़ा और ज्यादा लगाइएगा तो ये इतना चपट जाएगी, और ज्यादा लगाएंगे तो ये इतना चपट जाएगी, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ये पूरी चपट जाएगी। समझे? जैसे हमारी मम्मी क्या करती हैं कि पहले गोली बनाती फिर उसको ऐसे मार देती तो उतना ज्यादा नहीं चपटती, फिर बेलन से जब बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करती हैं तो पूरी एकदम पतली चपट करके चपाती में बदल जाती। चपाती का मतलब चपट गई। हाँ, चपाटी होना चाहिए उसको, बल्कि मुझे तो लगता है उसका नाम होना चाहिए चपटी। हाँ, लेकिन चलिए उसको चपाती नाम रख दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि बल जितना ज्यादा लगेगा विकृति उतना ज्यादा
होगी। उसी प्रकार से आप गेंद वाले में भी देख लिए, थोड़ा सा लगाएंगे थोड़ा सा पचकेगी, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पचक जाएगी। वो अलग बात है कि गेंद वाले केस में हटा लेने के बाद वो पुनः अपनी आकृति वापस ले लेती है, क्योंकि वो प्रत्यास्थ होती है और ये प्रत्यास्थ नहीं होती। लेकिन भाई विकृति तो दोनों में हो रही है, उसमें थोड़े समय के लिए हो रही है और आटे वाली इसमें जो है हमेशा के लिए हो रही है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रतिबल और विकृति के बीच अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी कि प्रतिबल जितना ज्यादा होगा विकृति उतना ज्यादा होगी। चलिए, इसको और क्या लिखा जा सकता है, प्रतिबल बराबर ई गुणे विकृति। जब मैंने आपको वहां पर बता रहा था F बराबर Gm1m2 अपन R स्क्वायर वाला जब फार्मूला आपको बता रहा, तभी मैंने आपको यही चीज कहा था ना कि जब ये वाला साइन यानी प्रोपोर्शनल वाला जब साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, समझे। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अच्छा ये बताइए, अगर E निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे वहां पर G निकाल दिया था ना, E बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटा विकृति। E बराबर प्रतिबल बटा विकृति, यानी ये फार्मूला हमारा आ गया। E क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है। इतना आपको समझ में आ गया कि प्रत्यास्था गुणांक निकालना हो तो क्या होगा, प्रतिबल और विकृति को भाग कर देंगे तो हमको प्रत्यास्था गुणांक मिल जाएगा। प्रत्यास्था गुणांक का मतलब क्या है, प्रत्यास्था गुणांक का मतलब प्रत्यास्था कितनी ज्यादा है। प्रत्यास्था गुणांक जितनी ज्यादा यानी हम कहेंगे कि प्रत्यास्था उतनी ज्यादा है। बात आई कि नहीं आई समझ में, यानी कि अगर प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु की प्रत्यास्था उतनी ज्यादा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये फार्मूला प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही काम करता है। समझे, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर काम करता है ये फार्मूला। मतलब क्या हुआ, देखिए, हर पदार्थ की एक प्रत्यास्था की सीमा होती है। हाँ, मतलब एक लिमिट तक ही वो प्रत्यास्थता का गुण दर्शाएगा। अगर उससे ज्यादा आप उसमें बल लगा देंगे तो उसकी प्रत्यास्थता समाप्त हो जाएगी। कोई भी चीज है, मैं ये कह सकता हूं कि रबड़ की भी एक सीमा है प्रत्यास्थता की। ये नहीं है कि आप हमेशा एकदम बल लगाए ही रहेंगे और प्रत्यास्थ होती ही जाएगी। मतलब हर पदार्थ की अलग अलग होती है, लोहा की कुछ होगी, स्टील की कुछ होगी, प्लास्टिक की कुछ होगी। प्रत्यास्था मतलब वही अपनी पुरानी अवस्था वापस प्राप्त कर लेने का गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो ये हर पदार्थ की अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम, लेकिन एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही बल लगाएंगे तभी जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा मतलब वो पुनः प्रत्यास्थ हो पाएगी। उससे ज्यादा लगा देंगे तब वो प्रत्यास्थ नहीं हो पाएगी। समझे, उसका प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला लगता है ये एक प्रत्यास्था की सीमा के अंदर काम करता है, चाहे वो रबड़ के लिए हो, चाहे लोहा के लिए हो, चाहे स्टील के लिए हो, जिसके लिए। जैसे आप देखे होंगे कि लास्टिक होती है ना, लास्टिक आप खींचिए छोड़ दीजिए फिर उसी स्थिति में आ जाती है। लेकिन कभी आप बहुत ज्यादा उसको खींचे रखिए बहुत देर तक और बहुत ज्यादा तेजी से खींच ले तो देखेंगे कि लास्टिक बेकार हो जाती है। वो बेकार क्यों हो जाती है, क्योंकि आप प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर चले गए। चलिए, इसको एक सामाजिक उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे भारत में ये मतलब बहुत देखने को मिलता है कि पति पत्नी को प्रताड़ित करता है, पत्नी सहती रहती है, पति मारता है, पत्नी फिर चलो भूल जाती है कि चलो पति है, देवता है, पति फिर मारता है,
फिर सह लेती है, चलो, लेकिन सहते सहते एक सीमा ऐसी आ जाती है कि पत्नी कहती अब मैं नहीं सहूंगी, हाँ अब मैं विरोध करूंगी, और फिर वो विरोध करना चालू कर देती है। और जब पत्नी खड़ी हो जाती है ना विरोध में, तो पति की हालत खराब हो जाती है, हाँ। अब फिर वो क्या करता है, फिर वो हाथ पैर पकड़ के माफी मांगता है। तो कुल मिलाकर के पत्नी जब तक सह रही होती है, हम कहते हैं कि क्या है, कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। एक सामाजिक उदाहरण है मजाक वाला, और जब पत्नी विरोध करने पर उतारू हो गई तो हम कहेंगे कि प्रत्यास्था की सीमा समाप्त हो गई। भाई प्रत्यास्था क्या है, कि अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना। पति ने मारा, थोड़ी देर पत्नी को रहा, लेकिन फिर आ गई, चलो भूल जाती है पुरानी स्थिति। लेकिन वो फिर मारा कुछ दिन बाद, फिर मारा या दहेज की मांग किया या किसी टाइप से प्रताड़ित किया, जरूरी नहीं कि मारे ही, प्रताड़ित करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एक सीमा तक तो सह रही होती है, लेकिन एक सीमा के बाद वो भूल जाती है और फिर विरोध करना चालू करती है। तो वही यहाँ पर हर वस्तु के अंदर होता है, इंसान के अंदर भी है और निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी, लोहे के अंदर भी है, सरिया के अंदर है। कि आपने बल लगाया, वहां जैसे पति पत्नी को मार रहा था तो बल लगा रहा था ना, उसी प्रकार से रबड़ की गेंद पे बल लगाया, फिर आ गई, फिर लाया, फिर आ गई, फिर लगाया, फिर आ गई। लेकिन एक सीमा, एक समय बाद आप देखेंगे कि वो विकृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यास्था की सीमा के बाहर आप चले गए। चलिए, तो ये जो फार्मूला कहाँ कारगर होगा? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। कहां पर कारगर होगा? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया कि हर पदार्थ की अलग अलग प्रत्यास्थता की सीमा होती है। किसी की प्रत्यास्था ज्यादा होती है और किसी की प्रत्यास्थता कम होती। इतना आप समझ गए कि नहीं? उधर समझाता हूं। ये जो फार्मूला मैंने क्या कहा, ये क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है। और प्रत्यास्था गुणांक का मतलब क्या होता है कि वही प्रत्यास्था गुणांक जितना ज्यादा, यानी कहेंगे कि प्रत्यास्था उतना ज्यादा। ये बताइए, ये वाला फार्मूला देखिए यहां पर, यही मेन फार्मूला है। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि अगर विकृति ज्यादा होगी तो प्रत्यास्था गुणांक कम होगा, और विकृति कम होगी तो प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं आप इस वाले फार्मूले से? चलिए इसको उल्टा करके समझिए। प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा यानी कि विकृति कम। प्रत्यास्था गुणांक का मतलब वही प्रत्यास्था। तो मैंने क्या कहा कि अगर प्रत्यास्थता है ज्यादा तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि विकृति कम? ऐसा हम लिख सकते हैं इस फार्मूला। देखो, अगर चूंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना, यूनिवर्सली रिलेशन है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा मतलब प्रत्यास्था ज्यादा तो विकृति होगी कम। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता ज्यादा है, यानी किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा है, तो उस पदार्थ में विकृति कम होगी, यानी कि उस पदार्थ में खराब होने की संभावना कम होगी। विकृत हो जाना मतलब खराब हो जाना, समझे? चलिए, जैसे रबड़ की गेंद की प्रत्यास्था ज्यादा होती है, यानी ये कह सकते हैं कि रबड़ की गेंद में विकृति कम होगी। और रबड़ की गेंद में विकृति कम होती भी है, आप बल हटा लीजिए पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, यानी विकृत नहीं हुई। ठीक, चलिए यहां समझिए, इसको आपने नोट कर लिया। यहां से एक लंबे कॉन्सेप्ट पर आपको मैं ले चलूंगा।
ये वाला मैंने क्या बताया कि प्रत्यास्था अगर ज्यादा होगी तो विकृति कम होगी। जिस पदार्थ की प्रत्यास्था ज्यादा उसमें विकृति कम होगी, यानी उसकी खराब होने की संभावना कम होगी। संभावना क्या, हम ये कह सकते हैं कि वो खराब कम होगी। संभावना बोलना यहां गलत है। तो जरा ये बताइए, मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो स्टील की प्रत्यास्था होती है बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों ज्यादा होती है, अभी आपको पता चला। बहुत ज्यादा होती है स्टील की प्रत्यास्था। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि स्टील में विकृति बहुत कम होगी? मैंने आपको क्या बताया कि स्टील तो जानते होंगे ना, स्टील एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रत्यास्था बहुत ज्यादा होती है। मैं समझ रहा हूं, आपको अभी लग रहा होगा कि स्टील कहां प्रत्यास्थ है, रबर प्रत्यास्थ है। मेरी बात विश्वास कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको प्रत्यास्थ है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए स्टील की प्रत्यास्था बहुत ज्यादा होती है, समझ है ना, प्रत्यास्था आपको पता है किसे। तो यानी इस फार्मूले के अनुसार स्टील में विकृति बहुत कम होगी, यानी कि स्टील के विकृत होने की संभावना शब्द नहीं यूज करेंगे, मतलब स्टील बहुत कम विकृत होगा, बहुत कम खराब होगा। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब ब्रिज बनाया जाता है तो उसमें स्टील का यूज किया जाता है। ब्रिज बनाने में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? जो अपना कंक्रीट और सीमेंट से बना दे उसमें स्टील क्यों प्रयोग किया जाता है, स्टील क्यों लगाया जाता है ब्रिज बनाने में? इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि स्टील की प्रत्यास्था होती है बहुत ज्यादा। अतः इस फार्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं कि स्टील में विकृति होगी बहुत कम। जब बनाते समय स्टील का इस्तेमाल कर लेंगे, अब स्टील लगा हुआ है ब्रिज में, ठीक है ना। अब ट्रक आई, ट्रक पुल पर चढ़ी, ट्रक क्या करेगी, पुल को दबाएगी। मान लिया पुल कुछ नीचे जाएगा, भाई बल लगेगा तो कुछ ना कुछ विकृत होगा, कुछ ना कुछ विकृत होगा। जैसे उस वाले में, रबर की गेंद वाले में जब उसको दबा रहे थे तो कुछ विकृत हो रहा था, उसी प्रकार से पुल भी कुछ विकृत होगा। लेकिन पुल में तो लगा हुआ है स्टील, ये स्टील में पाया जाता है प्रत्यास्था का गुण, यानी जब ट्रक चली जाएगी तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। जैसे रबर की गेंद में जब तक बल लगाए तब तक वो विकृत, जैसे बल हटा वो पुनः अपनी स्थिति में आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होती है रबर की गेंद। उसी प्रकार से इसमें स्टील इसलिए यूज करते हैं कि जब ट्रक चढ़े ब्रिज पर तो ये विकृत हुआ। वही उस वाले उदाहरण से समझिएगा जो आपने रबर की गेंद वाला समझा था कि रबर की गेंद जैसे दब गई थी वैसे ये ब्रिज दब गया थोड़ा सा, और जब ट्रक चली गई तो ये फिर आ गया अपनी स्थिति में। क्यों? क्योंकि इसमें स्टील का प्रयोग किया गया है और स्टील में प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है। जरा सोचिए, अगर स्टील का इस्तेमाल ना किया गया होता तब क्या होता? तब वही आटे की गोली वाली स्थिति होती कि ट्रक आती दब जाता, ट्रक के जाने के बाद अब ये पुनः अपनी स्थिति में ना आ पाता। जैसे आटे की गोली दाब को हटा लेने के बाद भी हमेशा के लिए दबी की दबी रह जाती है, क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता का गुण बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उसी प्रकार से यहां भी होता। अगर आप स्टील का इस्तेमाल ना किए होते, सिर्फ आप जो है कंक्रीट और बालू
सीमेंट, इस सब का इस्तेमाल करके बनाए होते तो ये जो पदार्थ होते हैं कंक्रीट, बालू, सीमेंट, इसमें उतनी प्रत्यास्था तो पाई जाती नहीं है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये अप्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं, ना के बराबर प्रत्यास्था पाई जाती है, अतः ये कह सकते हैं। तो जब अप्रत्यास्थ हैं यानी कि ये ट्रक गई नीचे चले गए, ट्रक हटने के बाद भी अब ये जो है ऊपर नहीं आ पाएंगे, समझे? और नीचे चले गए मतलब नीचे जा करके दस गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए ब्रिज में हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। अगर स्टील का प्रयोग नहीं करेंगे तो ब्रिज गिर जाएगा। भाई नीचे गया, दूसरी ट्रक आई और नीचे कर दी उसको, और धीरे धीरे पूरा एकदम नीचे गिर जाएगा। लेकिन स्टील क्या करता है, उसी लिए कभी आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार जा रहा था, एक पापा के साथ एग्जाम दे के आ रहा था, मुझे लगता है ये 10-12 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। तो हमारे यहाँ एक ब्रिज पड़ता है, तो पापा कहें ये ब्रिज ऊपर नीचे होता रहता है, दबता है फिर ऊपर आता है, दबता है फिर ऊपर आता है, दबता है फिर ऊपर आता है। पापा को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्योंकि पिताजी मेरे इंग्लिश के लेक्चरर हैं तो उनको ये नहीं पता, इंग्लिश टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर तो है नहीं कि उनको ये कॉन्सेप्ट पता था। लेकिन पता नहीं कैसे उनको किसी ने बताया रहा हो या जो भी रहा हो, वो कह रहे हैं, वो कहते थे कि ये ब्रिज नीचे आता है फिर ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, जैसे बाल ऐसे दबाइए, दबती है फिर आ जाती, फिर। तो तब तो मुझे भी नहीं समझ में आया था कि पापा ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, ऐसा कैसे होगा जो है। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, पापा सही कह रहे थे। उसमें यही चीज, क्योंकि उसमें स्टील का यूज हुआ था। स्टील जब ट्रक आती थी तो विकृत हो जाता था, जब ट्रक चली जाती थी तो पूरा फिर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता था। समझे कि नहीं समझे? चलिए और एक उदाहरण देख लीजिए। घर में आप सरिया का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या होता है? सरिया का इस्तेमाल, सरिया है क्या? लोहा है। लोहे में भी प्रत्यास्था का गुण बहुत ज्यादा होता है। देखिए लोहा और स्टील की अगर आप तुलना करेंगे तो स्टील में ज्यादा होता है, लोहे में कम होता है। लोहा स्टील में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। लोहा में थोड़ा सा आप कार्बन मिला दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टील मिल जाएगा। लगभग मुझे जहां तक लगता है कि 99% लोहा और 1% आप कार्बन मिला दीजिए तो स्टील की प्राप्ति हो जाती है। यानी स्टील बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि लोहे में कार्बन मिलाना पड़ता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्टील में 99% मात्रा लोहे की ही होती है। चलिए, तो जो घर में आप सरिया यूज करते हो क्या है? लोहा है। यानी कि लोहे में भी प्रत्यास्थता का गुण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए घरों में जो है छत में क्या इस्तेमाल करते हैं? आप सरिया लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं। अगर सरिया ना लगाएं तब क्या होगा? मान लिया कभी शादी वादी हुई और उस पर बहुत सारे लोग जो है चढ़ गए छत पे आपके, तो विकृत हो जाएगा ना। वही आटे की गोली वाली स्थिति बनी कि जब उस पर दाब पड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन सरिया लगे होने से क्या होता है? वही रबर की गेंद वाली स्थिति बनती है। ठीक, चलिए, तो घर में सरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ब्रिज में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपको पता चल गया ना इस वाले पर। क्योंकि सरिया है, स्टील है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण बहुत ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा समय तक चलता है ब्रिज। समझ गए? इसका वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये नए मार्कर से लिख रहे हैं, देखिए इसके पहले वाली वीडियो को भी इसी मार्कर से बनाया था, बड़ा महंगा मिला है, लेकिन अब देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पांस है इस पे। मुझे तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आ रहा। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि E बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, ये मैंने आपको बताया। और E को मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक ना, ये प्रत्यास्था गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ये आपको पता चल गया। ये बताइए, मैंने आपको कई प्रकार के प्रतिबल बताए थे, शायद 3 बताया था ना, और कई प्रकार की विकृति भी बताई थी, शायद 4 प्रकार की विकृति बताई थी। तो यानी प्रतिबल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, विकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यास्था तथा गुणांक भी अलग अलग प्रकार का होगा। कैसे, चलिए पहला देखिए, अगर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अनुदैर्ध्य विकृति से भाग देंगे तो हमको मिलेगा, जो प्रत्यास्था गुणांक मिलेगा उसे हम कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। चलिए, ये भी प्रत्यास्थता गुणांक ही है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ही है, लेकिन मैंने वही बताया कि इसे प्रतिबल में कई कैटेगरी में बांट दिया गया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, विकृति में बांट दिया गया अनुदैर्ध्य विकृति। वैसे ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है यहाँ पर, ये इसको क्या कहा गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना, ये भी प्रत्यास्थता गुणांक ही है, मतलब एक कैटेगरी यहाँ। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कब मिलेगा, जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल को अनुदैर्ध्य विकृति से भाग देंगे, तब जो प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा उसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। चलिए, दूसरी चीज, जब हम अभिलंब प्रतिबल में आयतन विकृति से भाग देंगे, तब हमको क्या मिलेगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अनुदैर्ध्य विकृति से भाग दिया था तो मिला था यंग प्रत्यास्था गुणांक, और जब अभिलंब प्रतिबल में आयतन विकृति से भाग देंगे तो हमको मिलेगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा देखिए, जब हम स्पर्श रेखी प्रतिबल में, अच्छा आप ये बताइए स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या होता है, हाँ बताया था ना कुछ, फिर से नहीं बताऊंगा। स्पर्श रेखी प्रतिबल में अपरूपण विकृति से भाग देंगे। अपरूपण विकृति भी आपको बता चुका हूं, स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या होगा ये भी बता चुका हूं। इससे हमको क्या मिलेगा, दृढ़ता गुणांक। क्या मिलेगा,
दृढ़ता गुणांक। ये दिख रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि ठीक। चलिए, तो 3 आप फार्मूला वो कर लीजिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक कब मिलेगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कब मिलेगा और दृढ़ता गुणांक कब मिलेगा। चलो, नोट कर लिया। दृढ़ता गुणांक ये बताता है कि कोई भी वस्तु कितना दृढ़ है, कितना रिजिड है। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या बताता है कि कोई वस्तु कितना फैलेगी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जितना ज्यादा होगी हम कहेंगे कि वो वस्तु उतना ज्यादा फैलेगी। और पचकने को क्या कहते हैं? संपीड़न होना है, संपीड़ित होने को कहते हैं पचक जाना। अगला चीज आपको बताएं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। चले, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, क्या नोट करोगे यार। पानी ना लगाओ तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहता है कपड़े में। एक चीज लिख लीजिए, सॉलिड की प्रत्यास्थता इज ग्रेटर देन लिक्विड की प्रत्यास्थता। बोर्ड पे लिखते नहीं बनता, तो खासकर अंग्रेजी के शब्द तो और ज्यादा नहीं लिखते बनते। इज ग्रेटर देन होता है गैस। ठीक, कहो तो एक और लिख देता हूं, निर्वात की प्रत्यास्थता। ठीक, तो ये आपको मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की प्रत्यास्थता, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, फिर निर्वात की। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं है, जहां वायु नहीं। देखिए, निर्वात की जो प्रत्यास्थता होती है वो होती है 0, होती ही नहीं, उसमें 0 होती है, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में लिखा। उसको ना भी लिखते तब भी काम चल जाता। नोट करके लिख लीजिए कि निर्वात की प्रत्यास्थता 0 होती, निर्वात में बिल्कुल भी प्रत्यास्थता नहीं होती। तो आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में फिर गैस में फिर। चलिए, इतना नोट कर। एक चीज जान लीजिए कि अगर प्रत्यास्थता नहीं होगी तो आवाज आगे नहीं जाएगी। ये नोट कर लीजिए, इलास्टिसिटी नहीं होगी तो आवाज यानी ध्वनि आगे नहीं जाएगी। इसको उदाहरण से कैसे समझिए।
कभी आपने स्कूल में घंटी देखा है? और घंटी बजी होगी, ये भी आपने सुना होगा कि घंटी बज रही है। तो जो घंटी होती है, मान लिया कि ये कुछ लोहे की बनी होती है और इस पे जो है टन 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 करते हैं और फिर आवाज आती है। हाँ? तो ये जो हत्था होता है जिससे इस पे मारा जाता है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है लोहे का। देखें कि नहीं, हमारे यहाँ तो लोहे का ही बना था, हो सकता है आपके यहाँ किसी और चीज का बना। उसको लोहे का इसलिए बनाते हैं ताकि जो है आवाज ज्यादा दूर तक जाए। उसको लकड़ी का भी बना सकते हैं, कुछ जगह मुझे लगता है लकड़ी का बना भी होता है, लेकिन होता क्या है, लोहे में जो प्रत्यास्था होती है वो लकड़ी से ज्यादा होती है। लोहे में जो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता होती है वो लकड़ी से ज्यादा होती है। ये आप जान लीजिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैंने कहा क्या कि प्रत्यास्था जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। अगर प्रत्यास्थता नहीं है तो आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। प्रत्यास्था कम है तो आवाज कम दूर तक जाएगी। ये मैं आपको यहां से बता चुका हूं। इसको एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए। और यहां आवाज का मतलब क्या है, वही कि आवाज कितनी दूर तक जाएगी। समझे? बड़ी दिक्कत है। यानी कि किसी भी उसमें प्रत्यास्था जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। मैंने क्या कहा कि लोहे में ज्यादा होती है प्रत्यास्था, यानी अगर हत्था लोहे का रहेगा तो आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। अगर हत्था लकड़ी का बना देंगे तो आवाज कम दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी की प्रत्यास्था लोहे की तुलना में कम होती है। ये अलग बात है कि लकड़ी का भी लगाएंगे तो कुछ आवाज निकलेगी, भले लोहे से कम निकले। क्यों? क्योंकि ये जो बना हुआ है ये लोहे का बना हुआ है। ये जो आपकी घंटी बनी हुई, जरा एक ऐसी स्थिति कल्पना कीजिए कि ये भी लकड़ी का है और जो हत्था है वो भी लकड़ी का है, दोनों पदार्थ लकड़ी के हैं। अब एक जगह कल्पना कीजिए जहां दोनों लोहे के हैं, किस में ज्यादा आवाज आएगी बताइए? जहां दोनों हत्था और ऊल दोनों लोहे के बने उसमें ज्यादा आवाज। कभी लकड़ी को लकड़ी से आप बजाइए, आवाज जाएगी, क्लास तक आवाज नहीं पहुंचेगी। समझे? इसलिए इसको लोहे का रखा जाता है। अगर हत्था और ये दोनों लोहे का रख देंगे सबसे ज्यादा, इसको लोहे का रख दिया, हत्था लकड़ी का रख दिया, उससे कम। अब एक स्थिति ऐसी कल्पना कीजिए जिसमें हत्था भी लकड़ी का है और ये घंटी भी लकड़ी का है, उसमें सबसे कम आवाज आएगी। तो कुल मिलाकर इसलिए होता है क्योंकि लोहे में प्रत्यास्था लकड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। समझ आएगी ना? चलिए, यहां मैंने आपको ये घंटी वाला उदाहरण आपको समझा दिया। ये आपको समझ में आया कि ना कि सॉलिड की प्रत्यास्था लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज्यादा होती है और गैस की निर्वात से ज्यादा होती है। निर्वात में जो है प्रत्यास्थता कितना होती है? 0 होती है। ये आपको समझ में आ गया ना? निर्वात में कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा ये बताइए, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया ये है रेल की पटरी और यहां पर कोई आदमी है, ये क्या कर रहा है, इस रेल की पटरी पर मतलब किसी चीज से मार रहा है और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है। जब ये मार रहा है तो कुछ आवाज आई होगी, कुछ ध्वनि आई होगी।
तो इस आदमी को दो ध्वनि सुनाई पड़ती। मान लिया एक बार इसने रेल की पटरी पर टन से मारा, तो इस आदमी को दो बार ध्वनि सुनाई पड़ेगी, टन फिर टन। मारा एक बार लेकिन इसको सुनाई पड़ी दो बार, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको यह बताया कि ये जो ध्वनि होती है, मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड की प्रत्यास्थता गैस से ज्यादा होती है। यहां से आप देखिए, सॉलिड की प्रत्यास्थता गैस से ज्यादा होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो, और एक चीज और आपको मैंने बताया था कि चलो इसको ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छे से, कि ध्वनि की चाल प्रोपोर्शनल टू प्रत्यास्थता। नीचे हालांकि लिख चुका हूं लेकिन थोड़ा इसको अच्छे के लिए, कि ध्वनि की चाल होती है प्रत्यास्था के समानुपाती, यानी प्रत्यास्था जितनी ज्यादा होगी ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी और गैस में ध्वनि की चाल कम होगी। दोनों को आप कंपेयर कीजिए, यहां 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 यहां, इन दोनों को जो आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सॉलिड में ध्वनि की चाल गैस की तुलना में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड की प्रत्यास्थता गैस से ज्यादा होती है, इसलिए कह सकते हैं कि सॉलिड में ध्वनि की चाल गैस की तुलना में ज्यादा होगी। ये क्या है? ये ऊपर है हवा, हवा का मतलब क्या है? गैस। और ये क्या है? पटरी है, पटरी का मतलब क्या है? सॉलिड, ठोस। ठीक, सॉलिड में ध्वनि की चाल होगी ज्यादा क्योंकि सॉलिड की प्रत्यास्थता ज्यादा होती। यानी इस पटरी के माध्यम से जो, जब ये टन की आवाज करेगा तो जो ध्वनि इस आदमी के पास पहुंचेगी वो ज्यादा तेजी से पहुंचेगी। और फिर इसके ऊपर है गैस, तो जब यहां से टन से करेगी तो एक आवाज गैस के माध्यम से भी तो जाएगी। यहां पर एक ही आवाज दो माध्यम से जाएगी क्योंकि यहां पर दो माध्यम है, एक है सॉलिड और एक है गैस। तो वो आवाज एक तो गैस के माध्यम से जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, भाई दो माध्यम है ना, एक ये सॉलिड ये, और एक क्या है? ये गैस। ऊपर गैस भरी हुई ना, हवा का मतलब होता है गैस, ठीक है ना। तो एक तो यहां से मान लिया कोई आवाज इसने निकाली तो वो आवाज पहले इसके माध्यम से ऐसे 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 जाएगी, ठीक है ना, और एक इसके माध्यम से जाएगी ऐसे 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 ऐसे। तो इस आदमी के कान को ये वाली आवाज सुनाई देगी और ये आवाज एक ही है, लेकिन चूंकि माध्यम यहां पर दो है तो दोनों माध्यमों में वो आवाज चलेगी ये। और मैंने क्या बताया कि दोनों माध्यमों में स्पीड अलग अलग होगी। इस माध्यम में ध्वनि की स्पीड ज्यादा है और इस माध्यम में उसी ध्वनि की स्पीड कम है। यानी कि इस माध्यम में जो ध्वनि चलेगी पटरी वाले माध्यम में वो ज्यादा तेज चलेगी, यानी यहां ज्यादा पहले पहुंचेगी इस आदमी के कान के पास, और गैस के माध्यम से जब वही ध्वनि जाएगी तो वो धीमे चलेगी। चूंकि गैस में ध्वनि की चाल होती है धीमी, तो वो धीमे चलेगी तो बाद में पहुंचेगी। तो एक इसके पास पहले पहुंच गई जो इस माध्यम से गई थी, और एक बाद में पहुंची जो इस माध्यम से गई थी। तो इस आदमी को दो सुनाई पड़ेगा, एक पहले ये वाला और फिर एक ये वाला। ठीक, समझ गए कि नहीं? रिकैप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फिर से रिकैप कर दूं क्या? चलो 1 मिनट फिर से बता दें। देखो, क्वेश्चन है कि एक आदमी एक किनारे पर बैठा हुआ है रेल की पटरी पर, वो कोई हथौड़ी लेकर के उस पर टंग से मारा। तो जब वो टंग से मारता है तो यहां पर जो बैठा व्यक्ति दूसरे छोर पर या कुछ दूरी पर जो पटरी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको दो आवाज सुनाई पड़ती है, जबकि वो एक ही बार मारा लेकिन उसको दो बार सुनाई पड़ती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको यहां से बताया
कि जो सॉलिड की प्रत्यास्थता होती है वो गैस से ज्यादा होती है इस सूत्र के अनुसार। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि ध्वनि की चाल प्रोपोर्शनल टू प्रत्यास्थता, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में ध्वनि की चाल गैस में ध्वनि की चाल से क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों फार्मूलों, अब सॉलिड में ध्वनि की चाल गैस में ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या निकला कि यहां से जो आवाज निकली वो इस माध्यम में भी जाएगी, इस माध्यम में भी जाएगी। भाई जितने माध्यम वहां पर उपस्थित हो गए वो आवाज तो सभी माध्यमों में जाएगी ना, तो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। चूंकि सॉलिड वाले माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, यानी ज्यादा तेज चलेगी, ज्यादा तेज चलेगी, यानी यहां पर ज्यादा पहले पहुंचेगी। तो ऐसे गई, यहां पर पहुंची और इस आदमी के कान में सुनाई पड़ी कि हाँ कुछ बजा। वही ध्वनि की चाल इस माध्यम से भी चल रही होगी, वही ध्वनि इस माध्यम से भी चल रही होगी, हवा के माध्यम से यानी गैस के माध्यम से, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन चूंकि यहां पर इसकी तुलना में स्पीड है कम, यानी ये धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी तो कुछ देर में पहुंचेगी। अब देर में का मतलब ये ना समझ लीजिए 1 घंटा बाद, लेकिन यहां पर तुलनात्मक अध्ययन हो, तो जब देर में पहुंचेगी तो ये देर में इसके कान में सुनाई पड़ेगी। मतलब कहने का कि इसके कान को 2 माध्यमों से आवाज सुनाई पड़ेगी, एक ये पटरी यानी लोहे वाले माध्यम से, और दूसरा ये गैस यानी हवा वाले माध्यम से। गैस वाले माध्यम से जो पहुंचेगी उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो थोड़ी देर में पहुंचेगी, और इसकी स्पीड ज्यादा होने के माध्यम से ये पहले पहुंच जाएगी। तो ये पहले टन फिर टन, तो जो पहले टन इसको सुनाई पड़े, आप मान लीजिए कि इस वाले से आई होगी, और ये जो बाद में चले इस वाले से आई होगी। आगे इसको जब वेव पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर ये सवाल आएगा, लेकिन यहां से भी आप समझ लीजिए। इसलिए ये 2 फार्मूला आप याद रख लीजिए कि सॉलिड की प्रत्यास्थता लिक्विड गैस ये, और ध्वनि की चाल जो है प्रत्यास्थता के प्रोपोर्शनल होती, यानी जिस माध्यम की प्रत्यास्थता ज्यादा वहां पर ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। तो सॉलिड में ध्वनि की चाल गैस में ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये बताइए, चंद्रमा पर आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं सुनाई पड़ेगी? एक आदमी वहां पर लोहा लेके बैठ जाए, मान लिया आप हैं चंद्रमा पर, ये है मून, और यहां पर एक आदमी ऐसे है और एक आदमी यहां पर है, ये चिल्ला रहा है, तो क्या इसको सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर यहां पर हवा नहीं है, निर्वात है। क्या है? निर्वात है। हवा क्यों नहीं है ये मैंने आपको बताया था, पलायन वेग वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, हाँ, कि सब ऊपर चली जाती नीचे कुछ बचती नहीं। तो जब यहां पर निर्वात है, हवा नहीं है, तो हमने क्या बताया कि निर्वात में होती है प्रत्यास्थता 0, यानी कि यहां पर चंद्रमा पर प्रत्यास्थता 0, और अगर प्रत्यास्थता 0 है तो इस फार्मूले के अनुसार ध्वनि की चाल भी 0, यानी आप यहां पर कुछ चलाएंगे तो जो ध्वनि है उसकी स्पीड 0 है, यानी वो ध्वनि आगे बढ़ ही नहीं रही है। हमारी स्पीड 0 कब कहेंगे? जब हम आगे बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं। जब कुछ भी चलेंगे भले बड़ा धीमे धीमे तो हम कहेंगे कुछ स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन एकदम रुके हुए हैं तो आदमी कहेगा कि स्पीड 0 है। तो यहां से मान लीजिए आदमी कोई बोला, कोई आवाज निकली, ऐसे 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 मान लिया कोई आवाज ऐसे निकली इसके मुंह के पास से, मुंह से। अब उस आवाज की स्पीड 0 है, क्योंकि प्रत्यास्थता है ही नहीं है। प्रत्यास्थता 0 यानी ध्वनि की चाल 0, और जब स्पीड 0 है तो हम क्या कह देंगे कि भैया ये जो आवाज निकली ये अब आगे नहीं बढ़ेगी, और जब ये आगे नहीं बढ़ेगी तब हमको सुनाई कैसे पड़ेगी? सिर्फ देखो, कोई चीज सुनाई तब पड़ती है, जैसे मैं अभी आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वहां पर किसी आदमी को सुनाई पड़ा, तो मैंने जो बोला वो धीरे 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 आगे बढ़ी होगी, उसके कान में घुसी होगी, तब उसको सुनाई पड़ा होगा। समझे कि नहीं समझे? चले, तो चंद्रमा पर क्या होगा? चाहे आप जितना चिल्लाइए दूसरे को सुनाइए नहीं, पर चिल्लाइए छोड़िए भाई, मैंने ये बोला, मेरे पास ही कोई खड़ा है, उसको सुनाइए नहीं पड़ेगा।
तो मुझे लगेगा वो बहरा है। क्यों बोला कुछ, तो यहां से यहां भी नहीं आएगी आवाज, क्योंकि स्पीड उसकी हाई नहीं ना बिल्कुल आवाज की। और मान लिया यहीं पर कोई आदमी खड़ा है, तो यहां से उसके पास जाने के लिए कुछ होना, जब उसके पास जब पहुंचेगी ही नहीं उसके कान में, तो उसको कैसे सुनाई पड़े। तो हर आदमी चंद्रमा पर बहराला, इसीलिए चंद्रमा पर धरती उड़ती, चंद्रमा पर जीवन अभी संभव नहीं है। कोई कुछ बोलेगा दूसरे को सुनाइए नहीं पड़ेगा। कैसे काम होगा? हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? हाँ, किसको होगी? सबसे ज्यादा प्रेमी प्रेमिकाओं को दिक्कत होगी। एक बोलेगा दूसरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, पति पत्नी को दिक्कत होगी। तो वहां पर ऐसे लोगों को भेज दिया जाए जिनके बीच आपस में दुश्मनी है। जब दुश्मनी रहती तो ऐसे भी लोग बात करते नहीं आपस में। हाँ? चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे क्या बताएं, खत्म कर दें क्या? चलिए खत्म करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में वो कर देंगे, थोड़ा छोटा रखते हैं।